गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ें। पहले हम लोग अपना परिचय में अपना दें। मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश, इतिहास विभाग, एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर। अभी तक हम लोग ऑनलाइन क्लास में मेजर 3 में, मेजर सेमेस्टर 4 में हम लोग पहला क्लास ले रहे हैं, जिसमें मेजर 5 का पहला टॉपिक है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। आज हम लोग वही गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी में शुरू हुआ और 550 ईस्वी तक चला, यानी लगभग 250 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य अपने अच्छे स्वरूप में, अपने विशाल स्वरूप में, बड़ी प्रतिष्ठा के साथ भारत में शासन किया। लेकिन उसके बाद इनका पतन हो जाता है। तो किसी भी साम्राज्य के पतन के अनेक कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। पतन एकाएक नहीं होता है। पतन की प्रक्रिया अनवरत चलते रहती है और एक समय ऐसा आता है कि साम्राज्य विनष्ट हो जाता है। वही स्थिति गुप्त साम्राज्य के साथ भी हुई। गुप्त साम्राज्य के पतन के अनेक कारण हैं, जिसमें पहला कारण हम लोग पढ़ेंगे साम्राज्य की विशालता। गुप्त साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था। इनकी सीमा उत्तर भारत से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इतने विशाल साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त इत्यादि राजाओं ने बड़ी मेहनत से इस देश की सीमा का विस्तार किया था। चूँकि ये लोग योग्य शासक थे, इतने बड़े विशाल साम्राज्य का इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से शासन का संचालन किया। इनकी दिग्विजय से पूरे भारत को इन्होंने रौंद डाला। पूरे भारत में एक विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य को विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य में से माना जाता है और इनमें इन्हीं राजाओं का योगदान था। अब इतने विशाल साम्राज्य में जब तक योग्य राजा होंगे तब तक तो बड़ी आसानी से शासन चलाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही यदि राजाओं की स्थिति कमजोर होगी, राजा अयोग्य होंगे, वैसी स्थिति में शासन प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इनका साम्राज्य इतना विशाल था, उस साम्राज्य में यदि विद्रोह की स्थिति होगी तो साम्राज्य के दूसरी सीमा तक पहुंचने के लिए भी राजा को तेज गति से पहुंचना होगा। इसीलिए उच्च तकनीक की आवश्यकता होगी। ये आवागमन के साधन को विकसित करना होगा। लेकिन जब तक राजा, शुरू के 150 वर्षों तक के राजा योग्य थे, तब तक तो बड़े अच्छे ढंग से चला। लेकिन जैसे ही स्कंदगुप्त के बाद के राजा हुए, वे उतने योग्य नहीं थे। परिस्थिति ऐसी हुई कि उन्हें किसी भी विद्रोह को कुचलने में समय ज़्यादा लगा और धीरे धीरे राज्य कमज़ोर होने लगा। यह तो उनकी विशालता के कारण और राजाओं के अभाव के कारण गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। दूसरा कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी। हम देखते हैं कि शुरू के गुप्त वंश के शासकों में, चाहे वह चंद्रगुप्त प्रथम हो, समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, कुमारगुप्त हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, इन सब राजाओं के योग्य होने के कारण ये तो बड़े अच्छे ढंग से शासन किए। लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थिति खराब होती है। स्थिति खराब होती है। उनके बाद के जो राजा बुद्धगुप्त थे या पुरुगुप्त थे या अंतिम शासक विष्णुगुप्त जो 550 ईस्वी तक के थे, यह योग्य नहीं थे। इन्होंने हुनों के आक्रमण की सामना करने की कोई रणनीति नहीं थी। अपने शासन प्रबंध अच्छे ढंग से नहीं कर सकते थे। विशाल साम्राज्य तक इनमें पहुंचने और विद्रोह को दबाने की क्षमता नहीं थी। इनकी अयोग्यता का फायदा इनके अधीनस्थ शासकों ने उठाया और अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करने लगा। पश्चिम भारत के राजाओं ने, जैसे वह मालवा हो, सौराष्ट्र हो,
कन्नौज हो, ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे और गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे छोटा होने लगा और गुप्त साम्राज्य मात्र उत्तर भारत और मध्य भारत में सिमट कर रह गया। यह भी इनकी अयोग्यता के कारण ही हुआ। जब तक गुप्त साम्राज्य के शासक योग्य थे तब तक इनका तूती बोलता था, कहीं किसी में किसी प्रकार के विद्रोह की सामंतों में क्षमता नहीं थी। वह एक छत्र शासन करते थे और देश का विकास किए। इन्हीं के शासनकाल में समुद्रगुप्त एक ऐसे राजा हुए जिन्हें विश्व विजेता कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने अपने विजय से भारत का पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाया, विश्व विजय के अभियान की ओर भी निकले थे और वे पहला शासक थे गुप्त साम्राज्य के जो दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करने का साहस किए थे और दक्षिण भारत में आक्रमण करके उन्हें परास्त किया था। तो ऐसे योग्य शासक के समय में यदि उनके उत्तराधिकारी योग्य नहीं होंगे तो जो ये विशाल साम्राज्य का निर्माण किए हैं उसे अक्षुण्ण बनाए रखना संभव नहीं था, और यही गुप्त साम्राज्य के साथ हुआ। तीसरा, उत्तराधिकार का युद्ध। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण उत्तराधिकार का युद्ध भी है। गुप्त साम्राज्य में कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं था। ऐसे ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाता था। यदि शुरू के 150 वर्षों में देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त बड़े अच्छे शासक थे, बड़े अच्छे ढंग से गुप्त साम्राज्य का विकास किया। इनके काल में गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग की ओर बढ़ा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वह बड़े अच्छे शासक थे। अपने जो पूर्वजों के शासन जो उन्हें मिला था उन्हें अच्छे ढंग से चलाए, लेकिन वह भी उत्तराधिकार के युद्ध से ही उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके राजा बने थे। यदि कोई उत्तराधिकार का नियम होता तो गुप्त वंश का एक राजकुमार जो योग्य भी था, अच्छे शासक भी था, उनकी हत्या नहीं होती और रामगुप्त शासन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उपाधि से जो जिन्हें जाना जाता है, उन्हें गुप्त वंश का एक महान सम्राट हुए। उनकी दिग्विजय भी गुप्त वंश को काफ़ी आगे तक ले गया। उनके राज्य में सबसे अधिक उन्नति हुई, फिर भी उन्होंने उत्तराधिकार के नियम का उल्लंघन करके राजा बने थे। इसके बाद हम देखते हैं एक शासक स्कंदगुप्त हुए। स्कंदगुप्त हुनों के साथ बार बार युद्ध में पश्चिम के तरफ जाते थे। हुनों का सामना इन्हें सबसे ज़्यादा करना पड़ा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक इन्होंने हुनों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। ऐसी स्थिति में जब यह हुनों के साथ युद्ध में लिप्त रहते थे, इनके अपने भाई ने जो बुद्धगुप्त थे, उन्होंने इनकी अनुपस्थिति में इनके राज्य पर कब्जा कर लिया और इन्हें सत्ता से हटा दिया। पुरुगुप्त थे, इनके भाई पुरुगुप्त ने इन्हें सत्ता से हटा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के नियम नहीं रहने के कारण गुप्त वंश के जो अंतिम मजबूत शासक थे स्कंदगुप्त, उन्हें भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद ही गुप्त साम्राज्य का पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उसके बाद भी 100 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य शासन करता रहा, लेकिन यह गुप्त साम्राज्य सिमट कर उत्तर भारत और मध्य भारत का शासक बन के रह गया। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं आंतरिक विद्रोह। गुप्त वंश के जब तक शुरू के 150 वर्षों तक मजबूत राजा हुए, किसी भी तरह की आंतरिक विद्रोह नहीं हुई। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के समय हम देखते हैं कि पुष्यमित्रों का विद्रोह प्रारंभ हो गया। पुष्यमित्रों ने इन शासकों के साथ विद्रोह किया।
पुष्यमित्रों के विद्रोह को दबाने में, चूंकि ये लोग मजबूत राजा थे, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी सैन्य स्थिति अच्छी थी, पुष्यमित्रों को दबाने में यह सफल हो गए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अन्य शासक, चाहे वह मालवा के हो, कन्नौज के हो, या दक्षिण भारत के दक्कन के शासक, इन शासकों ने विद्रोह किया और इसके विद्रोह को दबाने में गुप्त शासक सफल नहीं हुए और गुप्तों से यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और 6ठी शताब्दी में हम देखते हैं मालवा का राज, थानेश्वर का राज, कन्नौज का राज, दक्कन का राज भारत में एक प्रतिष्ठित राजवंश के रूप में उदय होता है। अब चौथा पॉइंट, आंतरिक विद्रोह के बाद हम आते हैं हूनों का आक्रमण। हून पश्चिम एशिया से भारत पर आक्रमण करने वाले एक बर्बर जाति थे। इनके राजाओं ने स्कंद गुप्त के समय में अनेकों बार प्रयास किया। स्कंद गुप्त ने इन्हें बार बार युद्ध में परास्त किया, लेकिन स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद 467 ईस्वी में स्कंद गुप्त की मृत्यु होती है। इसके बहुत वर्षों बाद तक, 23 वर्षों बाद तक, 500 ईस्वी तक किसी भी हुन को हिम्मत नहीं हुई कि भारत में आक्रमण करें। लेकिन 500 ईस्वी में हम देखते हैं कि हुनों ने गुप्तों की कमजोरी का पता चल जाने के कारण पश्चिमी भारत में आक्रमण करते हैं। अफगानिस्तान के एरिया में वह कब्जा जमा लेते हैं और वहाँ से अपनी सत्ता को सुदृढ़ करके पंजाब और सियालकोट पर आक्रमण कर गुप्तों की कमजोरी का फायदा उठाकर पंजाब तक वह अपने शासन को मजबूत कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हुनों ने उत्तर भारत और मध्य भारत में भी अपनी सत्ता मजबूत की और हुनों ने भारत पर एक पहली विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारतीय रीति रिवाजों को अपनाकर भारत पर शासन करने का सपना देखा और उसे साकार करके दिया। इस तरह हुनों के आक्रमण भी गुप्तों के पतन का एक प्रमुख कारण बन गया। अब आता है बौद्ध धर्म का हानिकारक प्रभाव। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म अहिंसात्मक धर्म है। बौद्ध धर्म हिंसा में विश्वास नहीं करता है। गुप्त साम्राज्य ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग थे। मैक्सिमम गुप्त साम्राज्य शैव धर्म को अपनाते थे। उन्होंने ताकत के बल पर सत्ता प्राप्त की थी। जनता की सहयोग से ताकत के बल पर सत्ता 150 वर्षों तक बड़े आसानी से किए। हुनों के आक्रमण के कारण उनकी स्थिति जरूर कमजोर हुई, लेकिन स्कंद गुप्त के बाद के राजा, चाहे वह पुरुगुप्त हुए, बुद्धगुप्त हुए या अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए, इन लोगों ने अपनी वीरता में
कमी आने का बहाना ढूंढने लगे। चूंकि यह उतने योग्य नहीं थे, तलवारबाजी और युद्ध में उतने निपुण नहीं थे, तो इन्होंने देखा कि जनता विद्रोह कर देगी। वैसी परिस्थिति में इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म अपना लिया। क्योंकि जनता को समझाने में यह सफल रहे कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, और बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कि हुनों का आक्रमण हो रहा है, भारतीय सीमा में प्रवेश करते जा रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हमारे शासक को अपनी ताकत का परिचय देनी चाहिए थी, अपनी तलवारबाजी की निपुणता दिखानी चाहिए थी। लेकिन इनमें अक्षम होने के कारण वे लोग क्या किए कि बुद्ध बौद्ध धर्म के शरण में चले गए, और भारत को विदेशियों के आक्रमण के सामना करने के लिए आम जनता के सामने खड़ा कर दिया कि जाइए आम जनता युद्ध का सामना कीजिए, या मरिए कटिए, या अपने आप को उनको राजा मान लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। वैसी परिस्थिति में जनता पर विजय प्राप्त, जनता का सपोर्ट भी विदेशी शासकों को मिल गया। चूंकि विदेशी शासक भी हिंदू धर्म को अपना लिए थे, जो हिंदू शासक थे वे बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, और जो विदेशी हून थे उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। उन्होंने बॉर्डर एरिया पर जब शासन किया, अपनी सेना मजबूत की, तो हिंदुओं को अपनी सेना में शामिल किया। वे हिंदुओं से शादी विवाह करने लगे, और हूनों और हिंदुओं के विवाह से ही जो भारत में एक नई जाति की उत्पत्ति हुई, राजपूत जाति, वह सामने आई। अब स्वाभाविक है कि भारतीय समाज में वह घुल मिल गए थे, और हमारे जो राजा थे जिन्हें हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को पालन करते हुए उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना चाहिए था, युद्ध करना चाहिए था। वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी भी उनके पूर्वज थे, लेकिन अपनी रण कौशल में कमी के कारण, अपनी सेना के कमज़ोर होने के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म का सहारा लिया, और भारतीय जनता को विदेशी आक्रमणकारियों के सामने छोड़ दिया। और वे विदेशी आक्रमणकारी भारतीय जनता को अपनाने लगे, भारतीय रीति रिवाज को अपनाने लगे, भारतीय समाज में शादी विवाह करने लगे। हुआ कि हमारी जनता भी उन्हें अपना राजा मानने लगी, और जब उन्हें ही अपना राजा मानने लगी तो गुप्त साम्राज्य की क्या आवश्यकता थी भारतीय जनता को। जब जनता का सपोर्ट उन्हें छीनने लगा तो उनका पतन होना अवश्यंभावी था। सातवां पॉइंट है आर्थिक दुर्बलता। बौद्ध धर्म अपने स्वर्णिम काल में काफी आर्थिक रूप से मजबूत था। शुरू के 150 वर्षों तक के काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। वैसी स्थिति में जब देश था, तो बाद के शासकों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई। हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के समय से हुनों के आक्रमण होते हैं, बार बार युद्ध लड़ना, बार बार हुनों का सामना करना, इससे आर्थिक स्थिति को कमजोर हुई। लेकिन यदि शासक योग्य होते तो आर्थिक स्थिति को संभाला जा सकता था, फिर से उसे पटरी पर लाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शासक योग्य नहीं थे, उन्होंने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अंतिम समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आम जनता के लिए भी, उनके रोजी रोटी के लिए भी पैसा का अभाव हो गया, राज्य एकदम दुर्बल हो गया।
जनता की आम इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता भी उनमें नहीं रही। सेना कमजोर हो गई, व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ, व्यापारी वर्ग हावी हो गए, सामंतों जो उदयन अधीनस्थ राजा थे वह अपने आप को ऐसी स्थिति से निकालना चाहते थे। गुप्त राजा कमजोर थे, उनके रहते यह संभव नहीं था। तो जो अधीनस्थ राजा थे उन्होंने गुप्तों से अलग होने का निर्णय लिया और वे लोग राजा की कमजोरी का फायदा उठाकर, चाहे वह मालवा हो, कन्नौज हो, गौड़ प्रदेश या बंगाल हो, थानेश्वर हो, इन सभी ने अपने आप को गुप्त साम्राज्य से अलग किया और वे लोग स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहती, यदि मजबूत करने की क्षमता भी राजा में रहता तो उनकी इतनी कमजोर स्थिति नहीं होती कि स्वतंत्र, उनके अधीनस्थ राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते जा रहे हैं, उन्हें रोकने की शक्ति भी इनमें नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में गुप्त साम्राज्य को बना रहना भारत के हित में भी नहीं था। गुप्त साम्राज्य अब पतन की ओर अग्रसर थी। अंतिम शासक विष्णुगुप्त की हत्या के बाद गुप्त साम्राज्य को पूर्ण रूप से भारत से विनष्ट कर दिया गया। एक और रोचक बात है, 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और जो हून मध्य भारत से आए हुए बर्बर जाति जो 500 ईस्वी में सत्ता, भारत की सत्ता पर काबिज हुई, 550 में उसका भी अंत होता है। चूंकि बिना जनता के सपोर्ट से किसी देश पर शासन करना संभव नहीं है, हूनों के साथ ऐसा ही हुआ। 50 वर्षों में अपनी विजय से हूनों ने ऐसी परचम भारत में फहराया कि हूनों आज भी हम इतिहास लिखते समय हूनों के आक्रमण, हूनों के भारतीय रीति रिवाज को अपनाने से एक नई जाति की जो उत्पत्ति हुई उसका जिक्र करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 50 वर्षों में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसा योगदान दिया कि आज हम उसे याद करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक इसी समय गुप्तों के, जो हूनों के अधीन शासन कर रहे थे राजा विष्णुगुप्त, उनका भी अंत होता है और इसके बाद जनता गुप्त साम्राज्य को वहन करने की स्थिति में नहीं थी और जनता ने भी गुप्त साम्राज्य को भूल गया। जो कभी भारत का प्रथम स्वर्णिम काल दिया था, जिसके समय में भारत में आर्थिक स्थिति, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर जगह परचम फहराया था, उसका, उस वंश का भी अंत 550 ईस्वी में हो जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं हम कि कोई साम्राज्य उत्थान हुआ है तो उसका पतन अवश्यम भावी होगा। गुप्त साम्राज्य भी अपने उत्थान में, अपने स्वर्णिम काल में था, लेकिन एक समय ऐसी आती है कि उस वंश का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जनता में उसका कोई विश्वास नहीं है। 550 ईस्वी में उस वंश का भी अंत होता है। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। आज यही समाप्त। धन्यवाद। बंद कर, कोई बात नहीं।